वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदिति और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 की समरी। तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं अपनी क्लास 6 तो 7 की बुक, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 की बुक का चैप्टर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आप लोगों को अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग यूज करें कोड स्टडी आईएएस, इससे मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है प्रैक्टिस से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, पढ़ाई में कोई भी इशू है तो आप कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में ही कोई इशू है कि मतलब कैसे लेना है, क्या होगा, क्या क्या चीजें मिलेंगी, कितने डाउट्स आपके क्लियर होंगे, तो आप इस नंबर पे जरूर करें कॉल। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 है आपका मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो आज हम लोग बात करेंगे मिनरल्स के बारे में, पावर रिसोर्सेज के बारे में। तो पहले ये जानते हैं कि मिनरल होता क्या है। तो मिनरल वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जिनकी डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है, वो मिनरल होता है आपका। और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स आपके दे आर लाइक कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये रॉक फॉर्मेशन हो रही है और इसके अंदर आपको मिनरल मिल जाता है। सो अ फ्यू ऑफ दीज मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज व्हिच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल। अब ये कुछ मिनरल्स ऐसी जगह पे मिलते हैं जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं है, जैसे कि आपकी आर्कटिक ओशन है, ठीक है, आर्कटिक ओशन बेड है, फिर अंटार्कटिका है, ठीक है। फिर मिनरल्स आपके they are also formed in the several types of geological environment under varying condition. So they are created by natural processes without any human interference. ये naturally occurred होते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी human interference नहीं होता। और they can be identified on the basis of their physical properties. अब ये कैसे आइडेंटिफाई हो सकते हैं? ये आइडेंटिफाई हो सकते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, जैसे कि आपका कलर हो गया, डेंसिटी हो गई, हार्डनेस हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, जैसे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो कि क्या चीज मिनरल है, क्या मिनरल नहीं है, ठीक है। तो मिनरल आपके नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जिनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो डेफिनाइट होती है, ठीक है, एंड दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। और इनकी पहचान आप लोग कैसे कर सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से, कलर से, डेंसिटी से, हार्डनेस से और केमिकल प्रॉपर्टी से, जो की है आपकी सॉल्युबिलिटी। नाउ टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में जानते हैं। तो there are 3000 various types of minerals which are based on their composition. They can be classified into metallic and non-metallic minerals. तो करीब 3000 तरह के मिनरल्स हैं जो कि बेस्ड है उनके कॉम्पोजिशन पे, और इनको क्लासिफाई किया जाता है दो टर्म में, एक होती है मेटालिक और दूसरी होती है नॉन मेटालिक। मेटालिक जो मिनरल्स होते हैं आपके, उसमें मेटल होती है, ठीक है, जो उनके रॉ फॉर्म में होता है वो मेटल होता है। अब मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस, जो मेटल्स हैं आपके वो हार्ड होती हैं काफी, ठीक है, और वो कंडक्ट करती हैं हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को। दे आर गुड कंडक्टर्स एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन। अब जैसे आपकी आयरन ओर हो गई, बॉक्साइट हो गई, मैग्नीज ओर हो गई, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं आपके मेटालिक मिनरल्स के, ठीक है। नाउ मेटालिक मिनरल्स में बी फेरस एंड नॉन फेरस। अब जो मेटालिक मिनरल्स हैं आपके वो भी दो भाग में डिवाइडेड हैं, एक होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस। फेरस मिनरल हो गया जैसे आपका आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, जिसमें आयरन कंटेंट होता है, ठीक है। और नॉन फेरस कौन से होते हैं? नॉन फेरस वो होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया। गोल्ड और सिल्वर तो आप लोगों ने अपने घर में भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये मिनरल्स हैं, ठीक है, एंड दे आर मेटल आल्सो, मेटालिक मिनरल्स, बट दे आर नॉन फेरस। नॉन फेरस कैसे? क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट नहीं है। तो ये तो हो गए आपके मेटालिक मिनरल्स। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द नॉन मेटालिक वन. So what are the non-metallic minerals? So they do not contain metals, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, आपका माइका हो गया, जिप्सम हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन मिनरल्स के। The ones do not contain metals. Now the mineral fuels, जैसे कि आपका कोल है, पेट्रोलियम है, ये हैं आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वारिंग। अब मिनरल्स को कैसे निकाला जा सकता है? तीन प्रोसेसेस हैं, एक तो हुई आपकी माइनिंग, दूसरी है ड्रिलिंग और तीसरी है क्वारिंग।
तो जानते हैं कि ये प्रोसेसेस कैसे कैसे होते हैं। तो गाइस माइनिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को फ्रॉम द रॉक्स बuried अंडर द अर्थ सरफेस। तो मीनवाइल जैसे कि आपकी इन ओपन केस माइनिंग होती है, उसमें क्या होता है, जो मिनरल्स हैं दैट लाई एट शैलो डेप्थ एंड आर एक्सट्रैक्टेड बाय द सरफेस लेयर। अब इसमें क्या होता है, ये ओपन केस माइनिंग है जिसमें जो मिनरल है आपका वो डेप्थ पे है, ठीक है, और उसको दे आर बीन एक्सट्रैक्टेड बाय रिमूविंग, क्या ऊपर की जो सरफेस लेयर है ना उसको हटा के फिर इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। नाउ एट द सेम टाइम जो शाफ्ट माइनिंग होती है उस मेथड में क्या होता है, डीप बोर्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है, और जैसे हम शाफ्ट बोलते हैं विच आर मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई मिनरल है, इस मान लीजिए कि वो उसकी डेप्थ यहाँ तक की है, बहुत मतलब नीचे तक की डेप्थ है, तो अब ये मानिए आप इस मेथड में क्या होता है कि जिसमें जो डीप बोर्स है ना वो बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं शाफ्ट। और उसके बाद क्या होता है कि इतनी गहराई तक जाना पड़ता है, मतलब मान लीजिए इतना नीचे तक जाना पड़ता है जहां पे आपका मिनरल होता है, यहाँ तक जाना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग यानी कि आप समझ जाइएगा गहराई तक जाना पड़ता है इसमें। और जो आपकी ओपन केस माइनिंग थी, ओपन केस माइनिंग में क्या था कि मतलब जो आपका मिनरल्स निकालने हैं वो कहाँ से निकालने हैं, उसकी जो ऊपर की सरफेस लेयर है ना उसको हटा के फिर एक्सट्रैक्ट करने हैं। अब तीसरा मेथड देखिए, तीसरा मेथड है ड्रिलिंग का। ड्रिलिंग मेथड में क्या होता है, इसमें दे यूज्ड टू बोर डीप वेल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गहरे कुएं टाइप बनाए जाते हैं सो एज टू टेक आउट द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दैट अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। अब इसमें क्या होता है, ड्रिलिंग से क्या होता है, ड्रिलिंग में डीप बोर बनाए जाते हैं, आपने देखी होगी ड्रिलिंग मशीन भी, तो उसमें क्या होता है कि डीप बोर बनाए जाते, डीप वेल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने बहुत जगह सुना होगा कि वो किसी बोरवेल में कोई बच्चा गिर गया या कुछ भी ऐसा, ठीक है। सो दीज आर दैट काइंड ऑफ वेल्स व्हिच आर बीइंग मेड इन ऑर्डर टू टेक आउट द पेट्रोलियम। यहाँ से क्या निकाला जाता है आपको, यहाँ से ड्रिल किया जाता है पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को, दैट occur far below the earth surface. Now finally in the method known as quarrying, जो मिनरल्स हैं वो काफी मतलब मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, जो सरफेस के बहुत पास होते हैं और उनको सिर्फ गड्ढा खोद के मतलब डग आउट करना पड़ता है। यू जस्ट नीड टू डिग देम आउट, नथिंग मोर यू हैव टू डू इन क्वारिंग प्रोसेस। तो मिनरल एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल कैसे होता है, तीन उसमें डिवाइडेड है, एक तो माइनिंग हो गई, ड्रिलिंग हो गई और क्वारिंग हो गई। क्वारिंग सबसे आसानी है क्योंकि इसमें जो मिनरल्स हैं वो सरफेस के बहुत पास में होते हैं। माइनिंग में क्या करना पड़ता है, ओपन केस माइनिंग में रिमूव करना पड़ता है सरफेस लेयर को, ठीक है, ओके। और ये होती है आपकी ओपन केस माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग जो हो गई आपकी, उसमें they just need to extract them by removing the surface layer। और shaft mining में क्या करना पड़ता है, डीप बोर बनाने पड़ते हैं, ठीक है, मतलब गहराई तक जाना पड़ता है मिनरल को निकालने के लिए। और ड्रिलिंग आपको पता ही है, ड्रिलिंग में क्या था, ड्रिलिंग में बोरवेल बनाने पड़ते हैं, ठीक है, जिससे कि वो एक्सट्रैक्ट कर सके पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को, सॉरी ड्रिल कर सके उन्हें, ठीक है। देन आपको क्वारिंग, तो ये तीनों थे मेथड इनको मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं मिनरल्स का। तो जैसे कि आपके टाइप्स ऑफ मिनरल्स हो गए, एक है मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स रॉक फॉर्मेशन होती है इनकी इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशंस। एग्जांपल जैसे कि आपका आयरन ओर हो गया, आपका नॉर्थ स्वीडन में। कॉपर एंड निकल डिपॉजिट है आपके ओंटारियो में, कनाडा में, ठीक है। आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लैटिनम आपको मिल जाएंगे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। दे आर दी एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स हैं ये, ठीक है। एंड इनकी फॉर्मेशन कैसी है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में। तो बात करते हैं नॉन मेटालिक के बारे में। नॉन मेटालिक यानी कि सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन। अब जैसे आपका लाइमस्टोन डिपॉजिट हो गया, ठीक है, लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कॉकाकस रीजन ऑफ फ्रांस। मैंगनीज डिपॉजिट है आपका जॉर्जिया में, ठीक है, एंड यूक्रेन, एंड फोस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया।
तो मिनरल्स फ्यूल्स अच्छा जैसे कि आपका कोल है, पेट्रोलियम है, ये कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रैटा। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स का। देन बात करते हैं एशिया में आपको कहाँ कहाँ मिनरल्स के डिपॉजिट मिलते हैं। तो जैसे कि लार्ज आयरन और डिपॉजिट है आपका चाइना में और इंडिया में। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसर है आपका चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। कौन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसर है आपके? चाइना जी, फिर मलेशिया आ जाता है और फिर आता है इंडोनेशिया। प्रोडक्शन ऑफ लेड, antimony and tungsten, China leads in this also. Deposit of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. ये यहाँ पे आपको एशिया में देखने को मिलेंगे डिपॉजिट किसके? मैंगनीज के, बॉक्साइट के, निकल के, जिंक के, ठीक है, और कॉपर के। अब बात करते हैं यूरोप के बारे में। तो यूरोप लीड करता है प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर में, ठीक है, और कंट्रीज जैसे कि है आपकी रशिया with large deposit of iron ore, यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लार्ज डिपॉजिट है किसके? आयरन ओर के। मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज और निकल आपको मिलेगा ईस्टर्न यूरोप में, ठीक। देन नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। तो मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका 3 जोन में लोकेटेड है। एक तो है आपका कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ आपका द ग्रेट लेक्स, एंड देन अपालाचियन रीजन में एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ वेस्ट, वहां मिलेगा आपको आयरन ओर, निकेल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर माइंड होता है आपका कैनेडियन शील्ड में, और कोल अपालाचियन रीजन में, एंड वास्ट डिपॉजिट है आपका कॉपर का, लेड का, जिंक का, गोल्ड का एंड सिल्वर का इन वेस्टर्न कॉर्डलर्स में। बात करते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका हाई ग्रेड आयरन ओर में पूरी वर्ल्ड में, और ब्राजील में मिलेगा आपको। देन लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर है आपका चिली एंड पेरू। किसका? कॉपर का। कौन है? चिली है और पेरू है, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन, ब्राजील और बोलिविया। लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एस्बेटोस एंड डायमंड आपको मिलेंगे साउथ अमेरिका में, ठीक है। और मिनरल ऑयल आपको मिलेगा वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया में। बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका रिच है आपके मिनरल रिसोर्सेज में। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड का, गोल्ड का और प्लैटिनम का। तो इट प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। तो ये मतलब जो वर्ल्ड का लार्ज पोर्शन है गोल्ड का वो प्रोड्यूस करता है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जेड। नाउ कॉपर आयरन ओर एंड क्रोमियम है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है, बॉक्साइट है, ये कुछ बाकी के मिनरल्स हैं जो कि आपको अफ्रीका में मिलते हैं। ऑयल मिलता है आपको नाइजीरिया में, लिबिया में और एंगोला में। ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या मिलता है? ऑस्ट्रेलिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट का, वर्ल्ड में लीड कर रहा है वो प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड में, डायमंड में, आयरन ओर में, टिन में एंड निकल रिच इन and nickel. Now rich in copper also, lead also, zinc also and manganese also. So the largest deposit of gold found in Kalgoorlie areas of western Australia. Then बात करते हैं अंटार्कटिका के बारे में। तो अंटार्कटिका वैरायटी ऑफ मिनरल यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, and some probably they are very large also. So the significant size of the deposit of coal, the Trans-Antarctic Mountains, deposit of iron ore forecasted near the Prince Charles Mountain of East Antarctica, और iron ore, gold, silver और ऑयल प्रेजेंट है आपका कमर्शियल क्वांटिटीज में, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट साइज है आपका डिपॉजिट कोल का जो कि आपको मिलेगा ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स में। डिपॉजिट है आपका आयरन का फोरकास्टेड विच इज बीन फोरकास्टेड नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका। प्रिंस चार्ल्स माउंटेन कहाँ पर है? ईस्ट ऑफ अंटार्कटिका में। अब आयरन ओर है, गोल्ड है, सिल्वर है और ऑयल है, ये प्रेजेंट है कमर्शियल क्वांटिटीज के लिए, ठीक है। ये तो हो गया अंटार्कटिका का। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स फॉर लाइक दे आर बीन यूज्ड फॉर जेम्स, हार्ड सेट इन वेरियस ज्वेलरी स्टाइल्स, ठीक है। जेम्स तो आपको पता ही होंगे,
जो आपके नग वगैरह होते हैं, ठीक है। देन कॉपर यूज होता है आपका कॉइन्स में, पाइप्स में। सिलिकॉन यूज होता है आपके कंप्यूटर इंडस्ट्री में, ठीक है, विच इज obtained फ्रॉम क्वार्ट्ज। एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट विच इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स और एरोप्लेन्स होते हैं आपके। बॉटलिंग हो गई इंडस्ट्री, बॉटलिंग इंडस्ट्री हो गई, बिल्डिंग हो गई, किचन कुकवेयर हो गए, उसमें क्या एल्यूमिनियम यूज होता है। चलिए बात करते हैं कंजर्विंग ऑफ मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बट ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसमें लगता है करीब हजारों सालों का समय इनकी फॉर्मेशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। सो द रेट of formation is much smaller than the rate of at which humans consume these minerals. अब जो रेट है फॉर्मेशन का वो बहुत कम है, उससे कहीं ज़्यादा रेट है इसके कंज्यूम होने का। ह्यूमंस हद से ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, पर जो इसका फॉर्मेशन का रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। सो इट इज़ नेसेसरी कि हम इसका जो वेस्टेज है उसको कम करें, ठीक है। लाइक इन जैसे कि इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, रिसाइकिल करें मेटल्स को, ठीक है। इट्स इज एन अनदर वे टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो पहले तो एक क्या है, एक तरीका है कि जो आपकी माइनिंग की प्रोसेस होती है उसमें वेस्टेज कम हो। दूसरी चीज़ है रिसाइकिल करें मेटल्स को, ठीक है। ये दूसरा एक मेथड है कंजर्व करने का मिनरल रिसोर्सेज को। तो बात करते हैं पावर रिसोर्सेज के बारे में। अब पावर रिसोर्सेज क्या होती हैं? पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ, ठीक है। तो वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री ऑल्सो, एग्रीकल्चर ऑल्सो, ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, कम्युनिकेशन के लिए भी, डिफेंस के लिए भी। तो पावर रिसोर्सेज क्या है? दे मे बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो गाइस पावर और एनर्जी तो आपको पता ही है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी भी इन एनर्जी से, पावर से, एनर्जी से ही आती है। तो वो हमारे घर में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, अप्लाइंसेस चलते हैं, हमारा बहुत सारा काम होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब यही पावर्स और एनर्जी यूज़ होती है आपकी इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए होती है, कम्युनिकेट करने के लिए होती है और डिफेंस के लिए होती है। तो जो पावर रिसोर्सेज हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है आपकी कन्वेंशनल, दूसरी होती है नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल सोर्सेज कैसी होती हैं? जो एनर्जी जिसको मतलब विच हैज़ बीन इन कॉमन यूज़, कॉमनली यूज़ की जाती हैं काफ़ी लंबे समय तक, जैसे कि आपकी फायरवुड हो गई, फॉसिल फ्यूल्स हो गई। अब फायरवुड आपको पता ही है कि जितने भी विलेज एरिया होते हैं वहाँ पे वाइडली इट इज़ बीन यूज फॉर कुकिंग ऑल्सो, ठीक है। कुकिंग के लिए यूज़ होती है। तो 50% जो एनर्जी है, ठीक है, वो यूज़ होती है विलेजर्स के द्वारा, ठीक है। जैसे फायरवुड वो लोग यूज़ करते हैं। नाउ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बuried अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल। जो कुछ रिमेन्स थे प्लांट्स के और एनिमल्स के, वो बरी हो गए अंडर द अर्थ, ठीक है, और काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर के लिए अब वो कन्वर्ट हो गए हैं किसमें? हीट में एंड प्रेशर से इनटू फॉसिल फ्यूल्स में। वो कन्वर्ट किस में हो गए हैं? फॉसिल फ्यूल्स में। वो कन्वर्ट हो गए हैं फॉसिल फ्यूल्स में, ठीक है। नाउ फॉसिल फ्यूल्स सच एज आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल energy. Now the rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं आपकी, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये क्या है? ये मेन सोर्सेज हैं कन्वेंशनल एनर्जी की। नाउ इनका जो रेट है, ठीक है, एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग देम इज फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कम है, वही मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन कम है बट कंजप्शन ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तो उनकी नीड्स भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो कंजप्शन ज़्यादा होता है और उनकी जो फॉर्मेशन है वो हद से ज़्यादा कम है। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। अब ये काफ़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे, ठीक है, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर हम उन्हें ज़्यादा वेस्ट करते रहे, ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो सकती हैं। बात करते हैं कोल के बारे में। तो अबंडेंटली
कोल जो है आपका, इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्री सच एज आपकी आयरन हो, स्टील हो, ठीक है, स्टीम इंजन्स के लिए, जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कोल के द्वारा करी जाती है, थर्मल पावर के द्वारा, ठीक है। नाउ द कोल वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जो कोल है उसको मतलब इट वॉज बीन फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन गाइन फर्न्स एंड स्वैम्प्स गॉट buried अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो कोल आपका इट्स देयरफॉर रेफर्ड टू एज buried सनशाइन। सो नाउ जो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स हैं आपके वर्ल्ड के वो हैं चाइना, यूएसए, जर्मनी है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, फ्रांस है, ठीक है। तो जो कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं इंडिया के, जैसे आपका रानीगंज हो गया, जहाड़िया हो गया, धानबाद हो गया, बोकारो हो गया झारखंड में, ठीक है। ये क्या है? ये हैं अबंडेंट कोल प्रोड्यूसर्स। ओके, तो नाउ पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। पेट्रोल कीप्स योर कार रनिंग, ठीक है। सो ऑयल कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्वीकिंग बोथ बिगिन एज थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। तो जो पेट्रोलियम है आपका, जब आप यू नो जो भी कार होती है, कोई भी गाड़ी है, वो बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती है, ठीक है। तो यू पीपल नो कि जो पेट्रोल है उसकी नेसेसिटी हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा है। जैसे जैसे उसके दाम बढ़ते जाते हैं लोगों का बीपी बढ़ता है। सो नाउ दीज पेट्रोलियम्स दे आर बीन फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक, ठीक है। इनको ड्रिल करके निकाला जाता है ऑयल फील्ड से, जो कि लोकेटेड होती हैं ऑफशोर या फिर कोस्टल एरिया में, विच इज सेंट टू द रिफाइनरीज, जिससे वो प्रोसेस होते हैं और क्रूड ऑयल में और प्रोड्यूस होते हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड ल्यूब्रिकेंट्स। सो पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ठीक है। जो पेट्रोलियम है और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं इनको बुलाया जाता है ब्लैक गोल्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब आप सोच लीजिए कि मतलब इनकी कितनी ज़रूरत है। हमारी इस देश में बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास कार है, ठीक है। a huge number of the population will be having cars and scooters and bikes and all, and which all run on petrol only. So अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा फिर आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। सब साइकिल चलाते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है, या फिर पैदल चलते हुए दिखेंगे। सो नाउ तो ये जो पेट्रोलियम है इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है वैल्यूएबल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं आपकी वो है ईरान, इराक, सऊदी और कतर, यानी कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। ईरान है, इराक है, सऊदी है और कतर है। सो अदर मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? यूएसए, रशिया, वेनेजुला और अल्जीरिया। नाउ लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में कौन कौन से हैं? दिग्बोई है आपका असम में, बॉम्बे हाई है मुंबई में, एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, ठीक है भाई। तो ये हैं लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ petroleum. Now we're going to talk about natural gas. Natural gas क्या? Now natural gas is found with petroleum deposit released with crude oil is brought to the surface used as a domestic and industrial fuel. जो petroleum है आपका, ठीक है, ये उसके डिपॉजिट के साथ they are found and they released when जो crude oil है आपका उसको सरफेस तक लाया जाता है and it is also used as a domestic and industrial fuel. अब जो मेजर प्रोड्यूसर हैं नेचुरल गैस के वो है आपका रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड्स, ठीक है। इंडिया में है जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा है और देयर आर सम आल्सो एरियाज ऑफशोर हैं जो कि दैट इज इन मुंबई विच हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। सो कॉज फॉर कंसर्न क्या है कि शार्प इंक्रीज है हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके कंजप्शन का, विच हैज़ लेड टू द डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। अब एक अलार्मिंग रेट पर डिप्लीशन आ गया, यानी कि चेतावनी दी जा रही है कि बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो जैसे कि टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स आपके विच आर रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स। अब इनके जलने से, इनको बर्न करने से क्या होता है? टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स पैदा होते हैं। नाउ अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप which we eventually run dry. Okay, so this has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are
क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल्स। अब इनके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, वो हैं आपकी कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनका हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, क्योंकि इनकी जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो कम होती जा रही है क्योंकि कंजप्शन बढ़ रहा है। लाइक आई टोल्ड यू, व्हेन द पॉपुलेशन विल इंक्रीज, उसी हिसाब से कंजप्शन इंक्रीज होगा। मान लीजिए अभी एक इंसान है, ठीक है, और एक चॉकलेट है, तो वो उसको मतलब कितनी भी देर में खा सकता है। अभी यहाँ पे इसका एक दोस्त आ गया, ठीक है, अब उसके साथ ये शेयर करेगा, तो मान लीजिए वो आधी खा लेगा, फिर मान लीजिए एक और आ गया, तो अब ये इतनी कम चॉकलेट है, अब इनको इसको ही बांटना पड़ेगा। फिर जब ये ख़त्म हो जाएगी और लोग आते जाएंगे तो क्या होगा, तो किसी को नहीं मिल पाएगी। तो इसी वजह से अब ये इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका कैसे कम यूज़ करें, ठीक है, कैसे कम कंजप्शन करें और उसे बचाएं, क्योंकि नाउ द डिप्लीशन हैज़ गॉन टू द अलार्मिंग रेट। हाइडल पावर के बारे में बात करते हैं। हाइडल पावर क्या होती है आपकी, जो रेन वाटर है आपका या रिवर वाटर है जो स्टोर होता है डैम्स में। सो नाउ द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप्स इनसाइड द डैम और ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। अब जो रेन वाटर होता है आपका या फिर आपकी जो नदी का पानी है वो स्टोर हो जाता है डैम्स में जाके। अब ये जो फॉलिंग वाटर है ये फ्लो करता है पाइप से इनसाइड द डैम। अब ये जो पानी है वो फ्लो कर रहा है कहाँ पे, वो पाइप्स के थ्रू फ्लो कर रहा है डैम के अंदर, ठीक है, ओवर द टर्बाइन ब्लेड्स। अब ये टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड हैं आपके बॉटम ऑफ द डैम के बॉटम में ये ब्लेड्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो मूवमेंट है ब्लेड्स का वो टर्न कर देता है जनरेटर को टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाइडल पावर का मतलब होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ये मूवमेंट है ब्लेड्स का, ठीक है, जो ये जनरेटर को टर्न कर देता है और फिर प्रोडक्शन होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है आफ्टर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको यूज़ किया जाता है इरिगेशन पर्पस के लिए। तो ये जो वाटर है इट इज़ बीन डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन of electricity is used for irrigation. Now 1/4 of the world's electricity is produced by hydral power. जो 1/4 है वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी का, वो मतलब it is being produced by what? It is produced by hydral power. Now leading producer of hydral power in the world है आपके पैरागुआ, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। तो जो इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस हैं इन इंडिया वो है आपके भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। कौन कौन से इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन है हमारे, भाखड़ा नंगल है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है और दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ओके, ये देखिए ये है कुछ इसका डायग्राम, ठीक है। ये जैसे ये देखिए यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है। सो दिस इज अ रिजर्वॉयर एंड इनटेक ऑफ वाटर इज गोइंग थ्रू दिस। ये आपका टर्ब्यून है, जो ब्लेड्स है वो मूव करते हैं, और ये जनरेटर है, जनरेटर से क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है। ओके, नाउ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो इंक्रीज यूज हो रहा है फॉसिल फ्यूल का, जो कि कर रहा है शॉर्टेज, ठीक है। नाउ मान लीजिए इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज, तो जो रिजर्व्स हैं फ्यूल के वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो द यूज ऑल्सो कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब इनका जो यूज होता है ना वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कॉज करता है। कैसे? Because there is a need for using non-conventional sources such as solar energy है, wind energy है, tidal energy है, ये सारी renewable हैं। समझ रहे आप लोग? non-conventional sources हैं and they are renewable also। क्योंकि अगर हम देखिए बहुत कम हो रही है जो मात्रा है हमारे फ्यूल्स की, फॉसिल फ्यूल्स की, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, और अगर हम इसी प्रकार से उनको यूज़ करते रहेंगे तो वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे।
ख़त्म हो जाएंगे तब फिर क्या करेंगे हम, इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का कर रहे हैं यूज़, बिकॉज ये रिन्यूएबल भी होती हैं, वो नॉन मतलब रिन्यूएबल उनको काफ़ी हद तक समय लग जाएगा, ठीक है, इट विल टेक thousands of years to form them again. So that's why we are coming over these non-conventional sources. तो पहली non-conventional source है आपकी सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या है, ये ट्रैप्ड होती है सन से, इसमें यूज होते हैं सोलर सेल्स, किस लिए, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंट इन सोलर पैनल्स। अब क्या है, ये बहुत सारे सेल्स को क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, सोलर पैनल्स बना लेते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग, ठीक है, एंड लाइटनिंग पर्पसेस। अब ये जितने भी सेल्स हैं, मान लीजिए ऐसे कुछ पैनल्स बना लिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे पैनल्स को जोड़ लिया जाता है। सो दीज आर दीज पैनल्स, ठीक है, ये इन पे सनलाइट पड़ रही है, तो ये क्या करते हैं, जो सन मतलब ये जो सोलर पैनल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सोलर एनर्जी को कर लेते हैं ट्रैप्ड, ठीक है, और इससे फिर क्या होता है, इससे जो आपका मतलब ये सोलर पैनल्स हैं, दे यूज टू जनरेट पावर हीटिंग के लिए, लाइटनिंग प्रोसेसेस के लिए, लाइटनिंग पर्पस के लिए। तो जो सोलर एनर्जी है वो यूज होती है सोलर हीटर्स में, सोलर कुकर्स में, सोलर ड्रायर्स में, बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटनिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। अब यही जो सोलर एनर्जी है किस में यूज़ होती है, सोलर हीटर में यूज़ होती है, कुकर में यूज़ होती है, ड्रायर्स में यूज़ होती है, और इसके साथ साथ तो जो कम्युनिटी लाइटिंग है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, उसमें भी यूज़ होती है। ये देखिए, ये है आपका सोलर एनर्जी का डायग्राम। तो ये देखिए, जो सोलर पैनल्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को इनटू डीसी करंट, फिर जो इन्वर्टर है वो कन्वर्ट कर देता है डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी में, ठीक है, ये फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। इलेक्ट्रिसिटी फिर क्या करती है, देन इट गेट्स यूज्ड बाय योर होम अप्लायंसेस, ओके, देन फिर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है दैट गेट्स क्रेडिटेड इनटू द ग्रिड, ओके। तो ये बेसिक इसका एक डायग्राम है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। बात करते हैं विंड एनर्जी के बारे में। तो इन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये विंड मिल्स, इसमें यूज होती हैं ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए एंड लिफ्टिंग वाटर, हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल, जिसकी वजह से क्या होता है, विच इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो विंड मिल्स हैं आपके, ये यूज्ड होते हैं ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है, जो कि विच लिफ्ट द वाटर हाई स्पीड, ठीक है, और जो विंड्स होते हैं वो रोटेट करते हैं इस विंड मिल को, जिससे क्या होता है, जो जनरेटर इससे कनेक्टेड है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब जैसे विंड फार्म्स हैं आपके, जो कि मिलते हैं आपको नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके में, यूएस में और स्पेन में, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर के बारे में। सो न्यूक्लियर पावर है, इट इज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। जो ऑब्टेन मतलब ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, ऑब्टेन वो जो एनर्जी होती है जो कि स्टोर होती है आपकी न्यूक्लियाई एटम में, ठीक है, न्यूक्लियर एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे कि आपकी यूरेनियम हो गई, थोरियम हो गया। सो अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। पहली चीज़ ये कि ये ग्रेटर प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पावर के, वो हैं आपके यूएसए और यूरोप। देन है लार्ज डिपोजिट आपका यूरेनियम का इंडिया में, राजस्थान और झारखंड में। थोरियम आपको फाउंड होगा मोनाजाइट में, सैंड्स ऑफ केरला है जो, और न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया में कल्पाकम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर कोटा में, ठीक है, कोटा कहाँ है, राजस्थान में, और नरोरा जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, और कायगा जो कि आपका कर्नाटका में है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर क्या होता है, जो एनर्जी विच इज बीन obtained फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम विच एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो कि है आपका यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। ये अंडरगो कर मतलब दिस गोज अंडर न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और फिर ये एमिट करता है पावर को। ये देखिए कुछ इस प्रकार, पहले उसमें क्या होता है,
ये जो रोटेटिंग जनरेटर है वो कन्वर्ट करता है ये जो विंड एनर्जी को। ये आपकी विंड मिल है, पहले ये देख लीजिए, ये जो है ये विंड मिल है, ठीक है। ये विंड क्या करता है, इसे पुश करता है घूमने के लिए, ठीक है। तो ये विंड मिल है आपकी। तो ये जो रोटेटिंग जनरेटर है वो कन्वर्ट करता है विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। फिर क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मर है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये इंक्रीज करता है वोल्टेज को ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, ट्रांसमिशन टू सबस्टेशन। देन फिर क्या होता है, जो सबस्टेशन है आपका, ठीक है, जो कि ये रहा, ये सबस्टेशन क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है वोल्टेज को फॉर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रांसमिशन हो लंबे डिस्टेंस पे, उसके लिए ये क्या करता है, वोल्टेज को कर देता है इंक्रीज, ठीक है। अब ट्रांसमिशन कहाँ तक होता है, ट्रांसमिशन होता है टू द ग्रिड। ये क्या है, आपके ग्रिड है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कहाँ तक हो रहा है, यहाँ से ट्रांसमिशन कहाँ तक हो रहा है, ग्रिड तक, ठीक है। सो ऑल ओवर द जनरेशन सोर्सेस। बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। तो जैसे आपकी हीट एनर्जी है जो ऑब्टेन्ड होती है फ्रॉम द अर्थ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में होता है वो राइज करता है स्टेडली विद द डेप्थ, ठीक है। तो जो हीट एनर्जी है may surface itself in the form of hot springs. So this energy is used to generate power and in the form of hot spring it has been used for cooking, heating and bathing. तो क्या होता है कि जियोथर्मल से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जियोथर्मल मतलब जो ये जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड हो रही है, हमारी अर्थ से हो रही है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है इंटीरियर में, अर्थ के जो इंटीरियर में जो टेम्परेचर है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है, ठीक है, डेप्थ के साथ वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जितनी गहराई उस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है वो। तो जो हीट एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी जो है दैट में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वो यूज़ हो रही है जनरेट करने के लिए पावर, जो कि फॉर्म होती है हॉट स्प्रिंग्स में और जो कि यूज़ होती है आपकी कुकिंग में, हीटिंग में और बेथिंग में। तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, यूएस में है, फिर न्यूजीलैंड में है, आइसलैंड में है, फिलीपींस में है और सेंट्रल अमेरिका में। जियोथर्मल प्लांट जो इंडिया में है वो है आपके मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, पुगा वैली इन लद्दाख में। याद रखिएगा हमारे यहाँ जो जियोथर्मल प्लांट्स हैं वो कहाँ है, मणिकरण जो कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और फिर पुग्गा वैली कहाँ है, लद्दाख में। बात करते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। टाइडल एनर्जी से आप लोग टाइडल वर्ड से समझ गए होंगे, ये एनर्जी कहाँ से जनरेट हो रही है, टाइड से जनरेट हो रही है, जो हमारे टाइड्स होते हैं उनसे जनरेट हो रही है। सो नाउ एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द टाइड्स इट कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। सो ड्यूरिंग हाई टाइड, अब हाई टाइड के वक्त क्या होता है, जो एनर्जी है टाइड्स की वो यूज हो जाती है टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम। आपने देखा था वो टर्बाइन इंस्टॉल था डैम में, ठीक है। अब क्या होता है जब हाई टाइड होता है ना, तो ये जो एनर्जी होती है हाई टाइड वाली वो क्या करती है, एनर्जी जो टाइड की होती है वो यूज करती है किस लिए, टर्न करने के लिए टर्बाइन को जो कि डैम में इंस्टॉल है, और उससे क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये टाइडल एनर्जी मतलब जो एनर्जी आपकी जनरेट हो रही है टाइड से, और इसको इट कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम, ठीक है, वो भी नैरो ओपनिंग्स पे सी की, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो हाई टाइड होता है ना, जब आपका हाई टाइड होता है, ठीक है, जिसमें जब बहुत जोर जोर की लहरें उठती हैं, उसमें क्या होता है जो एनर्जी है टाइड की उसको यूज़ कर लेते हैं। उसको यूज़ कैसे करते हैं, वो यूज़ हो जाती है टर्बाइन को घुमाने में, उसको टर्न करने में, जो कि आपका डैम में होता है। उससे क्या होता है, उससे होता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। सो ह्यूज टाइडल मिल्स फार्म आपको मिल जाएंगे रशिया में, फ्रांस में एंड द गल्फ ऑफ कच्छ में, जो कि इंडिया में है, ठीक है। तो ये रहा आपका जियोथर्मल पावर प्लांट, जिसमें ये है आपका हॉट वाटर, ठीक है, जो कि है कहाँ पर, डेप्थ में आपकी अर्थ के। फिर ये है आपका स्टीम, ठीक है, फिर ये हो गया आपका टर्बाइन, फिर ये है आपका जनरेटर, और इधर से ये ग्रिड में जा रही है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये फिर से क्या हो रहा है, जो वाटर है यहाँ पे इजेक्ट हो रहा है ठंडा पानी, ये कूलिंग टावर है, ठीक है।
फिर से ये यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगा, फिर इधर जाएगा, तो इट्स लाइक अ ऑन गोइंग प्रोसेस। देन बात करते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। तो टाइडल एनर्जी मैंने आपको बताया कि जब हाई टाइड है तो ये जो आपका टर्बाइन है, तो ये जो हाई टाइड होगा ना वो करेगा ये टर्बाइन को घूमने में मदद, और इससे होगी क्या, इससे प्रोड्यूस होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बात करते हैं बायोगैस के बारे में। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना डेड प्लांट्स का या एनिमल का, ठीक है, मटेरियल जैसे कि एनिमल डंक हो गई, ठीक है, किचन वेस्ट हो गया, इसको क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं गैसियस फ्यूल में, जिसे बोलते हैं बायोगैस। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे आपकी डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल वेस्ट हो गया, ठीक है, एनिमल डंग हो गए, किचन वेस्ट हो गया, कुछ भी ऐसा, तो उससे क्या करते हैं ये लोग, इसको कन्वर्ट कर देते हैं गैसियस फ्यूल में। वो गैसियस फ्यूल को क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं हम उसे। ठीक है, अब ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज हो सकता है बाय बैक्टीरिया एंड बायोगैस, ठीक है, डाइजेस्टर्स, जो क्या करते हैं वो एमिट करते हैं बायोगैस को। बायोगैस क्या है, मिक्सचर है मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस क्या है, मिक्सचर है मीथेन का है और कार्बन डाइऑक्साइड का। सो इट इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग and produce huge amounts of organic manure each year. So harnessing this energy is both difficult as well as costly. ठीक है, अब इस चीज़ मतलब इस एनर्जी को हार्नेस करना बहुत डिफिकल्ट है, पहली चीज़ तो ये, और दूसरा क्या है, बहुत कॉस्टली भी है। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई, जो बायोगैस है ये है आपका बायोगैस प्लांट। ठीक है, तो बायोगैस क्या है, बायोगैस में है ये है मिक्सचर है आपका मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है जो आपकी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो कि डिकम्पोज किया जाता है बाय द बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स, जो कि एमिट करते हैं बायोगैस को। ठीक, और ये कुकिंग के लिए भी यूज़ होता है, लाइटिंग के लिए भी यूज़ होता है, और ह्यूज अमाउंट में, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर लाइक ईच ईयर इट इज़ बीन प्रोड्यूस्ड। ओके, सो इसको हार्नेस करना इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और दूसरा ये बहुत कॉस्टली भी है। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। कल हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 को, जो कि है आपका एग्रीकल्चर। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। एंड अगर आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं, सो फॉर श्योर आप यूज़ करें कोड स्टडी IAS को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, इतनी जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी ना हो, और जानकारी लेनी है और अच्छे से डिटेल में जानना है इस चीज़ के बारे में, तो कॉल करिए इस नंबर पे। इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपकी जितने भी इश्यूज होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, वो हो जाएंगे सॉल्व। यू कैन ईदर कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल। वील गोना स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज, प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।